जी ने रात्रिकालीन पाठशाला के माध्यम से लोगों को साक्षर करने का काम शुरू किया। अच्छा, उसी समय शुरू कर। हाँ, इसीलिए वो गुरुजी कहलाए। और बाद में उनकी उपाधि को बड़ा करते हुए लोगों ने कहा कि देशों के गुरु हैं, हमारे जगत गुरु हैं, पूरे राज्य के गुरु। और नशा मुक्ति के लिए भी आंदोलन चलाया उन्होंने। जीवन में कभी शिबू सोरेन ने एक बूंद शराब नहीं चखी। जीवन में कभी शिबू सोरेन ने मांसाहार नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 के दशक का एक युवा आदिवासी अपने रिचुअल्स में जहां पर कि मांसाहार और शराब एक सामान्य चीज हो, उसको छोड़कर निकला है। और इसी वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का उन्होंने एक रास्ता चुना कि यदि वो अपने पिता के हत्यारे को दंडित करते तो समाज का एक व्यक्ति, लेकिन जो महाजनी और धनकटनी का विरोध, महाजनी के विरोध में धनकटनी का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उसमें उस पूरे के पूरे तबके को उन्होंने एक तरीके से जगह पर ला दिया और रैयतों की जमीन वापस करवा दी। 1972 के कालखंड में एक सामान्य व्यक्ति जो गोला के एक छोटे से गांव नेमरा से निकला था, शिबू सोरेन, उनकी नेतृत्वकारी क्षमता ने पूरे झारखंड को सम्मोहित किया। उनका इतिहास भी बड़ा लंबा है। संक्षेप अगर हम बताना चाहें तो संक्षेप में यही था कि जिस वक्त वो 6ठी क्लास में पढ़ते थे, उनके पिता सुब्रन मांझी जो पेशे से शिक्षक थे और अन्याय का प्रतिकार और विरोध करने वाले लोग थे, महाजनों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और गुरुजी का परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। पढ़ाई लिखाई सारी कुछ चीज़ें छूट गई। अब संघर्ष का रास्ता सामने में था, लेकिन एक ऐसे पिता का बेटा जिसने अन्याय के समक्ष झुकना नहीं सीखा था, गुरुजी के भी आंदोलन की शुरुआत अपने गांव से ही हुई। सबसे पहले ये शुरुआत उस समय के जंगलों के ठेकेदार से मजदूरी के सवाल पर हुई। चास के जंगलों के ठेकेदार गोला के इलाके में जंगलों को कटवाते थे और कटवाने के क्रम में जो मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी के सवाल पर सबसे पहला प्रतिरोध हुआ। गुरुजी ने अपने राजनीतिक जीवन की जो पहली लड़ाई जीती थी, वो वही लड़ाई थी जिस लड़ाई में उन्होंने लकड़ी काटने वाले मजदूरों की मजदूरी को नियमित और उचित करवाया। धनकुटनी आंदोलन उसके तुरंत बाद जब ये नेतृत्व क्षमता गुरुजी की प्रमाणित हो गई कि गुरुजी के नेतृत्व में मजदूरों की उचित मजदूरी दिलाने का काम गुरुजी ने कर दिया, तब ये मसले आए कि महाजनों के द्वारा बहुत ऊंचे ब्याज दर पर गरीबों को अनाज दिया नहीं, पैसा दिया जाता था। सुदखोरी जिसको कहते हैं। और उसकी राशि आप सुनेंगे तो मैंने अपने कानों से सुना है। टुंडी के इलाके में 1990 के दशक में एक आदिवासी महिला ने एक दुकानदार से 100 रुपया लिया और दुकानदार ने उस महिला को 25% हफ्ता, 100 रुपया 25% हफ्ता के दर पर दिया कि वो महिला जब तक 100 रुपया नहीं चुका पाएगी तब वो प्रत्येक हफ्ते में 25 रुपया उसको देगी। तो ये उतनी ऊंची ब्याज दर पर बीमारी में, आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में लोग लेते थे। और धीरे धीरे करके हुआ यह कि गोला के नेमरा के इलाके के जितने भी धन खेत थे जहां से रोजी रोटी चलती थी, वो महाजनों के अधीन हो गए। संथालों ने, आदिवासियों ने जंगलों को साफ करके खेत बनाए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उससे उनका जीवन यापन चलता था। और उस दौर में महाजनों ने सुदखोरी के नाम पर, ब्याज के नाम पर, कर्ज के नाम पर वो खेत हड़प लिए। ये बातें युवा शिबू सोरेन को बड़ी चुभती थी। युवा शिबू सोरेन ने उसके बाद गांव के लड़के और लड़कियों का एक समूह बनाया और उस समूह के साथ योजनाबद्ध तरीके से जब धान की फसल 1-2 दिन के अंदर में कटने वाली है, रात के अंधेरे में अचानक 100-200 लोगों का झुंड खेत में घुसता था और खेत में घुसकर धान को काट के, जिसका खेत था आधा उसको और आधा जो रात में धनकटनी में लगे हुए तमाम लोग थे, इनको बांट दिया जाता था। क्योंकि जमीन उसकी हो चुकी थी, महाजन की हो चुकी थी। और जो रैयत था, आधा धान रैयत को और आधा धान जो रात में काटने में लगे हुए थे उनको। ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा। ये सक्सेसफुल मॉडल ये रहा कि इसके बाद महाजनों ने बीज देना, अदबटैया देना छोड़ दिया। और जब वो बीज अदबटैया देना उन लोगों ने छोड़ दिया तो वैसी स्थिति में अलिखित तौर पर वो जो खेत थे उसके मूल रैयतों के कब्जे में चले गए।
तो गुरुजी का धनकटनी का जो आंदोलन था, इस आंदोलन की मूल मतलब भावना जमीन वापस करा दी किसानों को, बिल्कुल, उनकी जमीन। बिल्कुल, कागज कलम में तो कुछ था नहीं। बस संथाल समुदाय एक तरीके से आप कहें तो बड़ा ईमानदार समुदाय है। अगर उसने 100 रुपया लिया है और कागज पर लिख दिया कि फलाना खेत का फलाना टोकरा जो है वो आपका। अच्छा, आप बातचीत जारी रखें, बीच में एक बात बताइएगा। जब महाजन के जरिए हत्या हो गई शिबू सोरेन के पिता की, तो उसके बाद एक युवा बदला लेना चाहता है, तो वो पॉइंट क्या था जब वह एक सामाजिक रूप से बदल गए कि सामाजिक संघर्ष में अपनी ऊर्जा लगा दी बजाय कि बदला लेने की? वो गुरु कौन थे, वो लोग कौन थे जिनके जरिए? नहीं, इसके बारे में तो बहुत मैंने सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम एक बात के लिए आपको जरूर कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के चरित्र को जितना मैंने देखा और समझा है, वो विशुद्ध अहिंसावादी व्यक्ति हैं। वो किसी भी अन्याय प्रतिकार का बदला हिंसा से तो लेने ये मतलब जीवन से सीखा या कोई था उनका भी सहयोगी साथी? नहीं, कई बार जीवन की प्रक्रिया से भी आदमी सीख लेता है। प्रक्रिया से हो सकता है, हाँ, उनकी माता की तरफ से हो शिक्षक सकता है, पिता थे। क्योंकि एक संथाल परिवार में जन्म लेने के बाद भी शिबू सोरेन ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं। और शिबू सोरेन ने कभी भी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं अपना हड़िया तो पीते रहे ना। अच्छा, कभी नहीं। एक भ्रम ये भी रहे कि पीते हैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं। आश्चर्यजनक जानकारी। जीवन में कभी शिबू सोरेन ने एक बूंद शराब नहीं चखी। जीवन में कभी शिबू सोरेन ने मांसाहार नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 के दशक का एक युवा आदिवासी, ठीक बात, अपने रिचुअल्स में जहां पर कि मांसाहार और शराब एक सामान्य चीज हो, उसको छोड़कर निकला। और इसी वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का उन्होंने एक रास्ता चुना कि यदि वो अपने पिता के हत्यारे को दंडित करते तो समाज का एक व्यक्ति। लेकिन जो महाजनी और धनकटनी का विरोध, महाजनी के विरोध में धनकटनी का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उसमें उस पूरे के पूरे तबके को उन्होंने एक तरीके से जगह पर ला दिया और रैयतों की जमीन वापस करवा दी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी की ये एक संत की छवि है। माने आंदोलन के चरम दिनों में हम लोग ये बराबर सुनते थे, ये 80-90 के दशक में, कि बच्चे बीमार होते थे, महिलाएं बच्चे को लेकर गुरुजी के पास जाती थी और गुरुजी खाली माथा छू देते थे, वो बच्चे ठीक हो जाते थे। और लोगों की अटूट विश्वास और अगाध आस्था थी कि शिबू सोरेन गुरुजी अगर हाथ लगा देंगे तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। ये दिसुम गुरु बनने की प्रक्रिया थी। हाँ, नहीं, इसके बाद का जो दौर रहा कि गुरुजी ने लकड़ी काटने वाले मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाई, फिर महाजनी के खिलाफ आंदोलन में धनकटनी का सफल सूत्रपात किया और उसको मुकाम तक पहुंचाया। इसके बाद गुरुजी को कुछ लोग आकर बुलाकर, चूंकि धनकटनी और महाजनी के खिलाफ आंदोलन की गूंज अनुगूंज पूरे झारखंड में पहुंच ही चुकी थी। ये 70 से पहले की बात है, 70 से पहले की बात है। तो कुछ लोग आकर गुरुजी को वैसे ही इलाके टुंडी में लेके चले आए, जहां पर कि इसी तरीके से महाजनी जुल्म था, इसी तरीके से शोषण था, ब्याज का एकदम चक्र था। जिस कोयलरी का भी इलाका है वो तो पूरा कोयलरी वहां से दूर है। अच्छा, दूर है टुंडी। माने टुंडी की बात अगर आप करेंगे तो टुंडी से गोविंदपुर का एरियल डिस्टेंस कम से कम 20 किलोमीटर है और कोयलरीज वहां से बाहर है। तो गुरुजी को वास्तव में आदिवासी समाज के ही कुछ लोग आमंत्रित करके ले गए टुंडी, पोखरिया। एक पुराने हमारे साथी होते थे जिनकी हत्या हो गई, श्यामलाल हेम्ब्रम, उनकी हत्या हो गई। उस चरम उग्रवाद के दौर में उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। उन्हीं के साथ रह के गुरुजी ने वहां पर एक आश्रम की स्थापना की थी। तो आज जिस कम्यून की बातें हम लोग करते हैं, सामुदायिक खेती, सामुदायिक श्रम, सामुदायिक संपत्ति, सामुदायिक भोजन, इसकी सबसे पहली स्थापना गुरुजी ने पोखरिया आश्रम में की थी। और चूंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गुरुजी भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साक्षर तो थे। तो गुरुजी ने रात्रिकालीन पाठशाला के माध्यम से लोगों को साक्षर करने का काम शुरू किया। उसी समय शुरू किया। हाँ, इसीलिए वो गुरुजी कहलाए। और बाद में उनकी उपाधि को बड़ा करते हुए लोगों ने कहा कि देशों गुरु हैं, हमारे जगत गुरु हैं, पूरे राज्य के गुरु। और नशा मुक्ति के लिए भी आंदोलन चलाया उन्होंने। मतलब दो बातें तो आप बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, एक तो गुरु वाली और दूसरा कि मांसाहार और शराब कभी नहीं, बिल्कुल। माने 89 से लेकर 2025, अब जब उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है, वो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं,
तो इस 4-5 वर्षों के दौर को अगर छोड़ दें तो हम लोगों का बड़ा समय उनके साथ गुजरा हाँ है बिल्कुल। और मेरा बहुत समय गुजरा है। तो हमने उनको नज़दीक से बारीकी से बहुत जाना है और उनके जीवन की कुछ अकथनीय कहानियां अगर हमको ज्ञात हैं तो उसके पीछे भी कारण यही है। तो उनके साथ गाड़ियों में जब हमको सफ़र करने का मौका लगता था तो गुरुजी की आदत थी कि अगर कोई काम नहीं है तो वो तुरंत सो जाया करते थे। तो गुरुजी शारीरिक रूप से अच्छे हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे, तो जब वो कंधे पर सिर रख के सो जाते थे तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती थी कि अब वो सोए हुए हैं तो कंधा भी नहीं हिला सकते हैं। तो उससे बचने के लिए बाल सुलभ सोच से हमने एक रास्ता निकाला। हम उनके जीवन की कहानियां पूछना शुरू कर देते थे, किसी आदमी का नाम लेकर पूछना शुरू कर देते थे। तो हमारे गिरिडीह जिले में तिसरी में 28 अप्रैल 1988 को हमारे एक अगुआ साथी की हत्या हो गई थी। उनका नाम था सरदार दयाकिशुन भावरा। तो एक दिन उनके साथ में रांची आ रहा था तो रास्ते में हमने पूछ दिया कि गुरुजी दयाकिशुन भावरा, सरदार दयाकिशुन भावरा आपके पास कैसे आ गया? तब उन्होंने हमको वो कहानी सुनाई। सरदार दयाकिशुन भावरा जंगलात के ठेकेदार, जो चांस का जो ठेकेदार था मारवाड़ी, उसका ट्रक ड्राइवर था। ओरिजिनली रहने वाला था ये हरियाणा का। और जब गुरुजी ने जो आंदोलन किया था उचित पारिश्रमिक के लिए, उस समय गुरुजी के आंदोलन से प्रभावित होकर सरदार दयाकिशुन भावरा ने ट्रक की ड्राइवरी छोड़ दी और गुरुजी का अनुयायी हो गया, आश्रम में रहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने उसके लिए एक आश्रम की स्थापना की जो तिसरी में था। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के गांव का नाम है जेलगोड़ा। जेलगोड़ा में एक आश्रम की स्थापना की और सरदार साहब वहीं जाके रहने लगे। वहां भी गुरुजी के पैटर्न पर महाजनी, अफसरों को पेड़ में बांध कर मारना, महाजनों के खिलाफ आंदोलन करना, वहां भी वही चीजें हुई कि महाजनों ने संगठित होकर अपराधियों के माध्यम से उनकी हत्या करा दी। तो सरदार दयाकिशुन भावरा के ओरिजिन या उसकी कहानी वो गुरुजी के मुंह से हमने सुनी।